फैक्ट्री की 50 करोड़ की मशीन खराब होने पर जब विदेशी इंजीनियर हार मान गए, तब अनपढ़ पिता ने एक हथौड़े से वो कर दिखाया, जिसे देख बेटा पैरों में गिर पड़ा। सूरत शहर की किलमिलाती धूप में वी टेक टेक्सटाइल्स की विशाल इमारत कांच की तरह चमक रही थी। यह शहर की सबसे आधुनिक कपड़ा मिल थी। यहाँ अब इंसानों से ज्यादा रोबोट काम करते थे। आज का दिन इस कंपनी के मालिक 32 वर्षीय विक्रम सिंघानिया के लिए जीवन मरण का सवाल था। जापान से एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन आने वाला था। अगर आज मशीनें सही चली और उत्पादन की गुणवत्ता उन्हें पसंद आई, तो विक्रम को 500 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय टेंडर मिलने वाला था। फैक्ट्री के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। हर कोई अपनी जगह पर तैनात था। विक्रम अपने वातानुकूलित केबिन में बैठा सीसीटीवी कैमरों पर नजर गड़ाए हुए था। उसने आज के लिए विशेष रूप से जर्मनी से आयातित एक नई सुपर लूम मशीन लगवाई थी, जो 1 मिनट में 1000 मीटर कपड़ा तैयार कर सकती थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। वहां एक साधारण धोती कुर्ता पहने, सिर पर पुरानी सी पगड़ी बांधे और हाथ में एक स्टील का टिफिन लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वो विक्रम के पिता दीनानाथ जी थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, जो उनके जीवन के संघर्षों की गवाही दे रही थी, और हाथ में मशीन के तेल की पुरानी महक आज भी बसी थी। भले ही उन्होंने सालों पहले काम करना छोड़ दिया था, विक्रम ने अपने पिता को देखते ही माथे पर बल डाल दिया। वह अपनी महंगी घड़ी को देखते हुए झुंझलाकर बोला, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि आज फैक्ट्री मत आइएगा। यहाँ आज जापानीज डेलीगेट्स आने वाले हैं। वे सब सूट बूट में होंगे, और आप इस हुलिये में उनके सामने आएंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। प्लीज ड्राइवर को बोलकर घर चले जाइए। दीनानाथ जी की आंखों में एक पल के लिए उदासी आई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए टिफिन मेज पर रखा। बेटा, मैं तो बस तेरे लिए घर का बना हलवा लाया था। आज तेरा बड़ा दिन है ना, शगुन के तौर पर मुंह मीठा करा दूं, बस इसलिए चला आया। मैं अंदर नहीं आऊंगा, बस रिसेप्शन पर ही रुकने वाला था। विक्रम ने टिफिन को एक तरफ से खाते हुए इंटरकॉम पर बटन दबाया। मिश्रा जी, पिताजी को गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ाइए, और हाँ, ध्यान रहिए कि डेलीगेट्स के आने से पहले ये यहाँ से निकल जाए। दीनानाथ जी ने बिना कुछ कहे अपने सिर हिलाया और धीमे कदमों में बाहर की ओर चल दिया। उनका बेटा अब वह विक्की नहीं रहा था, जो बचपन में उनकी उंगली पकड़कर मिल में आता था और मशीनों की आवाज सुनकर तालियां बजाता था। आज वह एक बड़ा व्यापारी था, जिसके लिए छवि, इमेज सब कुछ थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही दीनानाथ जी गेट की ओर बढ़े, अचानक पूरी फैक्ट्री में खतरे की लाल बत्तियां जलने लगी। एक तेज सायरन बजा, और वह विशाल सुपर लूम मशीन, जो आज की प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण था, एक भयानक घरघराहट के साथ रुक गई। फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। मजदूरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। विक्रम अपने केबिन की दौड़ता हुआ नीचे आया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ? मशीन क्यों रुकी? इसे चालू करो। वेलीगेट्स किसी की पर यहाँ पहुंच सकते हैं। विक्रम चिल्लाया। वहां मौजूद मुख्य इंजीनियर, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से पढ़ा था, घबराहट में लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। सर, सिस्टम क्रिटिकल एरर दिखा रहा है। सेंसर काम नहीं कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि खराबी कहाँ है। सॉफ्टवेयर सब कुछ सही बता रहा है, लेकिन मोटर जाम हो गई है। विक्रम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मुझे बहाने नहीं चाहिए। जर्मनी की सपोर्ट टीम को कॉल लगाओ, इसे अभी ठीक करो, वरना तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगा मैं। इंजीनियर ने कांपते हुए कहा, सर, जर्मनी ने अभी रात है, और अगर वे ऑनलाइन भी आ गए तो भी हार्डवेयर की समस्या ठीक करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। विक्रम को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। 500 करोड़ का टेंडर, उसकी सालों की मेहनत, उसका सपना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। जापानी मेहमानों की कुछ गाड़ियां फैक्ट्री के नीचे बस 15 मिनट में दूर थी। वह हताश होकर एक कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसके कानों में केवल अपनी बर्बादी का गूंज सुनाई दे रहा था। तभी भीड़ से चिढ़ते हुए एक शांत आवाज आई, बेटा, अगर इजाजत हो तो मैं एक बार देखूं। विक्रम ने सिर उठाकर देखा। दीनानाथ जी अभी भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले हुआ करती थी। अब वे पुरानी मशीनों को ठीक किया करते थे। विक्रम कड़वाहट से हंसा। पिताजी, मजाक मत कीजिए। ये आपकी पुराना खटारा मिल की मशीन नहीं है। ये भूलिए, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से चलने वाली जर्मन मशीनें से हथौड़ा मारने से काम नहीं चलता। आप घर जाइए, मुझे वैसे ही बहुत टेंशन है। वहां खड़े युवा इंजीनियर भी दबी जुबान में हंसने लगे। एक अनपढ़ बुजुर्ग जिसने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, वह इस अत्याधुनिक मशीन को कैसे ठीक कर सकता था। लेकिन दीनानाथ जी हिले नहीं। उन्होंने अपनी धोती को थोड़ा ऊपर किया और मशीन के पास गए। बेटा, मशीन चाहे जर्मनी की हो या जापान की, उसकी भाषा एक ही होती है, कंपन और आवाज। कंप्यूटर तुम्हें यह बता सकता है कि मशीन क्यों नहीं चल रही, लेकिन यह मशीन का दिल जो धड़कना बंद कर चुका है, एक बाप होने के नाते कह रहा हूं, बस 5 मिनट दे दे। विक्रम के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने हताश होकर हाथ हिलाया। ठीक है, जो करना है जल्दी कीजिए, वैसे भी अब सब खत्म हो ही चुका है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक अनपढ़ पिता का तजुर्बा आज की आधुनिक तकनीक को हरा पाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का अनुभव दुनिया के साथ किसी भी डिग्री से बड़ा होता है, तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में लव यू पापा लिखे। दीनानाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस विशाल बेजान धातु की मशीन पर रखा, जैसे एक डॉक्टर मरीज की नब्ज टटोलता है। वैसे ही उन्होंने उस ठंडी मशीन को छुआ। पूरा हॉल शांत था। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ छोटा पेचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला और मशीन के सबसे निचले हिस्से गियर बॉक्स के पास कान लगाकर बैठ गए। उन्होंने वहां खड़े खेल पर से कहा, जरा सा स्टार्ट बटन दबाना, एक बस 1 सेकंड के लिए। इंजीनियर ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने सिर हिलाया। मशीन एक क्षण के लिए घरघराई और फिर बंद हो गई। उस भयानक आवाज को सुनकर सब डर गए, लेकिन दीनानाथ जी के चेहरे पर एक बारीक मुस्कान आ गई। वे उठे और मशीन के पिछले हिस्से में गए, जहां तेल और ग्रीस की परत जमी थी। उन्होंने वहां लगे सैकड़ों बोल्ट्स में से एक बहुत ही मामूली छोटे से नट की ओर इशारा किया, जो एक फ्लाई व्हील के पीछे लगा छिपा था। हथौड़ा देना, उन्होंने शांत स्वर में कहा। एक भारी हथौड़ा उनके हाथ में दिया गया। दीनानाथ जी ने उस नट पर पेचकस रखा और हथौड़े से एक सदी हुई हल्की चोट मारी, ठक। फिर उन्होंने कान लगाया, फिर दूसरी चोट मारी, ठक, और अंत में एक तीसरी चोट थोड़ी जोर से, ठक। उन्होंने पेचकस जेब में रखा और उठ खड़े हुए।
हुए उन्होंने अपने तेल से सने हाथ अपनी धोती से पोछे और विक्रम की ओर देखा। चालू करो। मुख्य इंजीनियर ने अविश्वास से उन्हें देखा। उन्होंने सोचा कि यह पागलपन है, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया चमत्कार हो गया। मशीन न केवल चालू हुई बल्कि वह अपने पहले से भी ज्यादा सुचारू, स्मूथ और शांत चल रही थी। डिस्प्ले पर चमक रहा एरर गायब हो चुका था और सिस्टम रेडी का हरा सिग्नल आ रहा था। उत्पादन शुरू हो गया और कपड़ा मक्खन की तरह मशीन से बाहर निकलने लगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं हो रहा था। जो काम जर्मनी के इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस नहीं कर पाया, वह एक अनपढ़ बुजुर्ग ने 3 चोटों में कर दिया था। विक्रम हक्का बक्का रह गया। वह दौड़कर मशीन के पास आ गया और रिपोर्ट चेक की। मशीन 100% क्षमता पर काम कर रही थी। तभी गेट पर सुरक्षाकर्मी ने वॉकी टॉकी पर खबर दी, सर जापानी डेलीगेट गेट पर पहुंच चुका है। धीरेन्द्र जी ने अपना टिफिन उठाया और धीमे से बोले, चलो अब मैं चलता हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम्हारे मेहमानों के सामने अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे ही वे मुड़े उन्होंने महसूस किया कि वे किसी ने उनके पैर पकड़ लिया है। धीरेन्द्र जी ने नीचे देखा। विक्रम उनका बेटा जो अपनी सफलता के नशे में चूर था, आज अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना फैक्ट्री के गंदे फर्श पर अपने पिता के चरणों में बैठा रो रहा था। विक्रम की आंखें आंसू धीरेन्द्र जी के पुराने जूतों पर गिर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। विक्रम का गला रुंध गया था। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मैंने मशीनों को ही सब कुछ मान लिया और अब इंसान को भूल गया था जिसने मुझे मशीन बनाना सिखाया। आज आपकी इस अनपढ़ विद्या ने मेरी अरबों की डिग्री को हरा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दीनानाथ जी ने झुककर अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू बह निकले। फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारी जो अपनी सांसें रोके गर्दी से देख रहे थे, वो भी भावुक हो गए थे। दीनानाथ जी ने विक्रम के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा डिग्रियां तुम्हें यह सिखाती हैं कि मशीन कैसे काम करती है, लेकिन तजुर्बा सिखाता है कि मशीन कब रो रही है। याद रखना, नींव कभी इमारत से ऊंची नहीं होती, लेकिन अगर नींव हटा दो तो इमारत खड़ी नहीं रह सकती। अपने बड़ों को कभी पुरानी रद्दी मत समझना, क्योंकि अक्सर पुरानी चाबियां ही वो ताले खोलती है जो नए हथौड़े से नहीं टूटते। विक्रम ने उसी वक्त एक फैसला लिया। जब जापानी डेलीगेट्स अंदर आए तो विक्रम ने सबसे पहले उनका परिचय अपने पिता से करवाया। मिस्टर तनाका, विक्रम ने अब गर्व से अंग्रेजी में कहा, ये मेरे पिता है दीनानाथ सिंघानिया। ये इस कंपनी के असली चेयरमैन है और आज अगर यह फैक्ट्री चल रही है तो केवल इनकी बदौलत। उस दिन विक्रम को न केवल वह टेंडर मिला, बल्कि उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा। उसने नियम बना दिया कि हर नए इंजीनियर को पहले 1 महीना उसके पिता के साथ ग्राउंड फ्लोर पर काम करना होगा, ताकि वे मशीनों की धड़कन सुन सके, न सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन देख सके। शाम को घर लौटते समय विक्रम ने खुद गाड़ी चलाई और बगल की सीट पर पिता को बैठाया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी वैसे आपने किया क्या था? वह नट तो टाइट लग रहा था। दीनानाथ जी हंसे, अरे पगले, वह नट ढीला नहीं था, वह फ्लाई व्हील के संतुलन को बिगाड़ रहा था, क्योंकि उसके हवा भर गई थी। हथौड़े की चोट से मैंने बस हवा निकाली थी, उसे उसकी जगह पर वापस बैठा दिया। मशीनें भी बच्चों की तरह रोती हैं, कभी कभी उन्हें बस एक हल्की थपकी की जरूरत होती है, यह बताने के लिए कि सब ठीक है। दोनों बाप बेटे जोर से हंस पड़े। उस रात के खाने में हलवा बहुत मीठा लगा, क्योंकि उसमें रिश्तों की मिठास घुल गई थी। निष्कर्ष और अपील। दोस्तों, आज की पीढ़ी अक्सर यह भूल जाती है कि हमारे माता पिता तकनीकी रूप से भले ही हमसे पीछे हों, लेकिन जीवन के अनुभव में वे हमसे मीलों आगे हैं। हमें कभी भी उनके ज्ञान को कम नहीं आंकना चाहिए। गूगल आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन ज्ञान और संस्कार केवल माता पिता के चरणों में मिलते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है और आपको अपने माता पिता की याद दिला दी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो भारतीय संस्कृति और परिवारों के महत्व को जीवित रखती है। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि हर बेटा अपने पिता का सम्मान करना सीख सके। याद रखिए, जड़ों से कटकर कोई पेड़ हरा नहीं रहता। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। नमस्ते, जय हिंद।